वेलकम टू स्टडी पी क्यू। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रीटी ऑफ सर्व्स के बारे में कि ये क्या थी, किसके बारे में थी और ये कैसे साइन की गई, इसके फीचर क्या थे, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रीटी ऑफ सर्व्स ओटोमन अम्पायर के बारे में थी। जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो अलाइड पावर्स थे जिनमें ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस शामिल था, उनको फतह हुई थी। बाद में यूनाइटेड स्टेट्स भी आया था। तो उन्होंने वो कंट्रीज़ जो हारे थे, जिनमें ओटोमन अम्पायर भी था, जर्मनी भी था, उन पर कुछ ट्रीटाइज़ लागू की थी। जिस तरह जर्मनी पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल लागू की गई थी, इसी तरह ओटोमन अम्पायर पर ट्रीटी ऑफ सर्व्स लागू की गई। और इसमें जो जो चीज़ें शामिल थी वो ओटोमन अम्पायर से रिक्वायर्ड किया गया कि वो उन पर अमल करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं इसके आपको फ़ीचर बताऊँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये अगस्त 10 1920 के 10 अगस्त 1920 को ये साइन की गई। इसके अलावा इसमें 433 आर्टिकल्स थे। इसके अलावा जब ये ट्रीटी साइन की गई तो उस वक़्त बेसिकली ओटोमन अम्पायर की पार्टीशन का अमल शुरू हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो तुर्की है, आपका जो इराक़ है, सीरिया है, लेबनान है, ये बेसिकली सारा ओटोमन अम्पायर था। तो ट्रीटी ऑफ सर्व्स के साइन होने के बाद पार्टीशन ऑफ ओटोमन अम्पायर शुरू हो गई और ये सारे इससे अलग हो गए। इसके अलावा ये जो मैंने नीचे भी लिखा है, रिनाउंसिएशन ऑफ ऑल नॉन टर्किश टेरिटरी, कि तुर्की के पास सिर्फ वही था जो अब का तुर्की है। बाकी जो भी बाहर वाले इलाके थे, जिनमें इराक़ भी था, लेबनान भी था, सीरिया भी था, इसके अलावा अरब स्टेट्स जो थी, जिस तरह आज का सऊदी अरेबिया, ये सारे उससे अलग हो गए थे। तो ये था बेसिकली इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि बेसिकली ट्रीटी ऑफ सर्व क्या थी, इसमें शामिल क्या था। तो सबसे पहले तो इसमें फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस थी। किसके लिए? ओटोमन अम्पायर के लिए, क्योंकि ये ट्रीटी ही ओटोमन अम्पायर के लिए थी। अब इसमें क्या चीज़ें शामिल है? इसमें ये चीज़ें शामिल है कि अलाइज विल कंट्रोल। अब ये चीज़ ध्यान से देखने कि अलाइज में कौन सी कंट्रीज़ हैं। बेसिकली तो अलाइज में यूनाइटेड स्टेट्स भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, रशिया भी है, जापान भी है। लेकिन ज़्यादातर इसका ताल्लुक़ फ्रांस से है और ब्रिटेन से है, क्योंकि रशिया का ओटोमन अम्पायर के साथ पहले ही 1918 में एक मुआहदा हो गया था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस बेसिकली इस ट्रीटी में शामिल थे। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सारे कंट्रीज़ इसमें शामिल थे। तो अलाइज विल कंट्रोल ऑल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? इसमें नेशनल बजट शामिल है कि तुर्की का आइंदा से जो भी नेशनल बजट होगा उस पर अलाइज का कंट्रोल होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल लॉस, जितने भी लॉस फाइनेंस से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा कंट्रोल ओवर ओटोमन बैंक, के ओटोमन का जो बैंक है तुर्की में जो मौजूद है, ठीक है, उस पर सारा का सारा कंट्रोल अलाइज पावर का होगा, अलाइज कंट्रीज़ का होगा। तो आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक तो नेशनल बजट पे, इसके अलावा फाइनेंशियल लॉस, फिर बैंक पे जब कंट्रोल हो तो पीछे कुछ नहीं बचता। पैसे के अलावा या इकोनॉमी के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब किसी मुल्क की इकोनॉमी पर किसी दूसरे का कंट्रोल हो जाए तो बेसिकली वो इनडायरेक्ट ग़ुलाम बन जाता है। तो यही हालत थी उस वक़्त ओटोमन अम्पायर की। इसके बाद इसमें क्या शामिल था कि रिक्वायर्ड फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट ऑफ पर्सन। टर्की से ये रिक्वायर्ड किया गया कि उसमें से अलाइज कंट्रीज़ के जितने भी लोग गुजरेंगे, उसमें जितने भी वेजल्स होंगी, जितने भी गुड्स होंगे, पासिंग होगी, मतलब ट्रेड के ज़रिए, तिजारत के ज़रिए जितनी भी चीज़ें तुर्की के रास्ते गुजरेंगी, वो सारी की सारी फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटी होंगी। तुर्की कोई उन पर पूछताछ नहीं करेगा, कोई उनसे कोई कुछ नहीं होगा। जो भी अलाइड कंट्रीज़ की तरफ से उस ट्रीटी में, उस टेरिटरी में से तुर्की की जो कुछ भी गुजरेगा वो सब कुछ फ्री होगा। कोई उस पर टैक्स नहीं, कोई उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं, कोई उसको पूछताछ नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो इंटरनल सॉवरेनिटी होती है ये उस चीज़ को मुतासिर करती है। इसके अलावा फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन में एक चीज़ ये शामिल थी कि फ्यूचर टैक्स सिस्टम जो होगा ओटोमन अम्पायर का या टर्की का, इसके अलावा जो कस्टम सिस्टम होगा, जो लोन्स होंगे, लेन देन जो करना है, इसके अलावा जो इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल कमीशन से अप्रूव होने के बाद की जाएंगी। मिसाल के तौर पर अब ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है टर्की का वो अलाइज कंट्रीज चलाएँगे तो ख़ुद टर्की ही, लेकिन इस ट्रीटी के तहत ये साइन किया गया कि बेसिकली ये कंट्रोल के किन में होगा? अलाइज कंट्रीज़ के। तो इसी तरह जो टर्की के जो ऑफिशियल्स होंगे वो फ्यूचर टैक्स सिस्टम बनाना चाहे, कस्टम सिस्टम बनाना, लोन्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, जो कुछ भी करेंगे, तो फाइनल जो सिग्नेचर होंगे, फाइनल जो सब्सक्रिप्शन होगी, वो बेसिकली फाइनेंशियल कमीशन करेगा। और ये फाइनेंशियल कमीशन अलाइज कंट्रीज़ की तरफ से कायम किया गया था। तो ये चीज़ें थी बेसिकली फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन में, ट्रीटी ऑफ सर्व्स में। इसके बाद आता है मिलिट्री रेस्ट्रिक्शन। ओटोमन अम्पायर की जो मिलिट्री थी उस पर भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। मिसाल के तौर पर
जो पूरी की पूरी आर्मी थी ओटोमन अम्पायर की, उसे महदूद कर दिया गया 50,000 आलमोस्ट, या 51,000 कह लें, ठीक है। जबकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बारे में जर्मनी पर 1 लाख की पाबंदी लगाई गई कि वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं रख सकता। तो ओटोमन अम्पायर पर 50,000 रखे गए कि ये इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। इसके अलावा लिमिटेड नेवी थी कि ओटोमन अम्पायर की जो नेवी होगी वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होगी, बहुत कम उसके पास शिप्स होंगे, वारशिप्स होंगे, और बहुत ही कम चीज़ें थी। ये तकरीबन नंबरों में थी, 2, 3 या 4। इसके अलावा प्रोहिबिटेड एयरफोर्स के ओटोमन अम्पायर कोई एयरफोर्स नहीं रखेगा। उसके पास जो भी होगी वो मिलिट्री होगी, और वो भी सिर्फ 50,000 अफराद पर मुश्तमिल होगी। कोई एयरफोर्स नहीं, नेवी होगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगी। तो ये थी बेसिकली मिलिट्री रेस्ट्रिक्शन जो ओटोमन अम्पायर पर लागू की गई। इसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रायल्स। इंटरनेशनल ट्रायल से क्या मुराद है कि ट्रीटी ऑफ सॉल्व में एक आर्टिकल था, आर्टिकल 230, ठीक है। इसमें बेसिकली ओटोमन अम्पायर का इंटरनेशनल ट्रायल किया गया। किस मकसद के लिए? आर्मीनियन जेनोसाइड के लिए। तो ओटोमन अम्पायर के बारे में आप जानते होंगे कि बेसिकली जो आर्मीनिया था ये भी पहले ओटोमन अम्पायर का ही हिस्सा था, ओटोमन अम्पायर का पार्ट था, अब ये अलग है। तो जब वर्ल्ड वार 1 हो रही थी उस वक़्त ओटोमन अम्पायर ने बेसिकली आर्मीनियन पॉपुलेशन का जेनोसाइड किया था। ख़ुद तुर्की बेसिकली इसको मना करता है, इसको नहीं मानता। वो कहता है कि हमने कोई जेनोसाइड नहीं किया, ये गलत टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ की जाती है। लेकिन अक्सर कंट्रीज़ का यही मानना है कि बेसिकली तो ओटोमन अम्पायर ने आर्मीनियन पॉपुलेशन का जेनोसाइड किया था। तकरीबन 1.5 मिलियन जो पॉपुलेशन थी आर्मीनिया की, इसको कत्ल किया गया था। अब ये क्यों किया गया था, इसके बारे में मैं आपको मुख्तसर सा बता देता हूँ कि ओटोमन अम्पायर का इन लोगों पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने गद्दारी की है। तो बेसिकली मैं आपको ट्रीटी ऑफ सॉल्व के बारे में बता रहा हूँ कि इंटरनेशनली ये एक्सेप्ट किया जाता है कि ओटोमन अम्पायर ने आर्मीनियन पॉपुलेशन का जेनोसाइड किया था। तो ट्रीटी ऑफ सॉल्व में एक आर्टिकल 230 शामिल किया गया जिसमें ये लिखा गया कि बेसिकली ओटोमन अम्पायर का इंटरनेशनल ट्रायल होगा, और उसमें ओटोमन अम्पायर इस बात का पाबंद होगा कि वो लोग जिन्होंने आर्मीनियन पॉपुलेशन का जेनोसाइड किया उनको अलाइड पावर्स के हैंड ओवर किया जाए, उन लोगों को पकड़ के अलाइज कंट्रीज़ के हवाले किया जाए। तो यह था बेसिकली इंटरनेशनल ट्रायल। इसके बाद आता है फॉरेन जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि अलाइज कंट्रीज़, ठीक है, अब वो कंट्रोल करेंगे ओटोमन अम्पायर की टेरिटरी को, ठीक है। अब इसमें फ्रेंच जोन क्या आता है? अब ये वो जोन्स हैं जो इस वक्त का जो तुर्की है इस वक्त का, उसमें जो इलाके हैं उन पर बेसिकली इनका इन्फ्लुएंस होगा। क्योंकि जो नॉन टर्किश टेरिटरी थी जैसे अरब कंट्रीज़ हैं, इराक है, सीरिया है, लेबनान है, ये तो बेसिकली अलग हो गए, अलग से स्टेट्स बन गए। तो फॉरेन जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस बेसिकली जो बाहर वाले कंट्रीज़ थे उनका इन्फ्लुएंस मौजूदा तुर्की में क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले फ़्रेंच का देख लें। फ़्रेंच ने क्या किया कि साउथ ईस्टर्न अनातोलिया, इसके अलावा एंटेप, इसके अलावा उर्फ़ा, इसके अलावा मार्डिन, ये बेसिकली इस वक्त का जो तुर्की है उसके इम्पोर्टेंट इलाके हैं। इसके अलावा सिवास, टकोट, अदाना, इसके अलावा दियारबाकिर, ये सारे के सारा पूरा का पूरा इलाका, ये सारे इलाके ये फ़्रेंच जोन में थे कि इन सारे इलाकों पर फ़्रेंच का इन्फ्लुएंस होगा। तो बेसिकली ये करते क्या थे, ये वहाँ से जो रिसोर्सेज होते थे उसे एक्सट्रैक्ट करते थे, या इस तरह की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन लेके आते थे, या अपना वहाँ पर इन्फ्लुएंस कायम रखते थे। अगर इटली को देखा जाए तो इटली ने डोडेकेन्स आइसलैंड ये पोजेस किए। बेसिकली ये आइसलैंड टर्की के बिल्कुल साथ हैं, ठीक है। तो ये आइसलैंड इटली ने पहले ही पोजेस कर रखे थे 1912-1913 में, लेकिन ट्रीटी ऑफ सॉल्व में इस बात को रेटिफाई कर दिया गया कि अब ये बाकायदा तौर पर लीगली इटली के पास रहेंगे। इसके अलावा इस वक्त के तुर्की में साउथर्न एंड वेस्ट सेंट्रल अनातोलिया, इसके अलावा पोर्ट सिटी ऑफ अंतालिया, इसके अलावा सल्जक कैपिटल ऑफ कोनिया, ये सारे के सारे इलाके किसके कब्ज़े में थे, किसके इन्फ्लुएंस में थे? इटली के, कि इन इलाकों पर इटली अपना इन्फ्लुएंस ज़ाहिर करेगा। तो ये बेसिकली थे फॉरेन जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसमें फ्रेंच था, जिसमें इटली भी था। अब बात आती है मैंडेट्स की। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो मैंडेट बेसिकली क्या होते हैं? बेसिकली जो कॉलोनीज़ होती हैं, जो कॉलोनीज़ थी उस वक़्त, तो उनके बारे में ये तय किया गया
कि लीग ऑफ नेशन के बिहाफ से जो अलाइड कंट्रीज़ हैं ये उन कॉलोनीज़ को रन करेंगी। मिसाल के तौर पर जिस तरह जर्मनी के पास कॉलोनी थी, लेकिन जर्मनी को शिकस्त हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 में, तो जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज़ थी वो अलाइड कंट्रीज़ को दे दी गई। किसके बिहाफ से? लीग ऑफ नेशन के बिहाफ से। और उनको बेसिकली मैंडेट्स कहा गया कि ये मैंडेट्स हैं और लीग ऑफ नेशन के बिहाफ से ये अलाइड कंट्रीज़ इनको रन करेंगे। तो इसी तरह जब ओटोमन अम्पायर को शिकस्त हुई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तो ओटोमन अम्पायर के पास जितनी भी नॉन टर्किश टेरिटरी थी, जिसमें इराक आता है, कुर्दिस्तान का इलाका है, इसके अलावा लेबनान है, सीरिया है, फ़लस्तीन है, इसके अलावा मौजूदा सऊदी अरेबिया है, तो ये सारे के सारे इलाके बेसिकली ओटोमन अम्पायर का पार्ट थे। लेकिन जब उसकी टेरिटरी अलग होगी, पार्टीशन होगी ओटोमन अम्पायर की, तो ये सारे के सारे इलाके मैंडेट्स बन गए लीग ऑफ नेशन के बिहाफ से। अब ये अलाइड कंट्रीज़ को दिए गए कि ये इनको रन करें। तो जो इराक़ का इलाका था ये उस वक़्त ब्रिटिश को दिया गया कि ये ब्रिटिश मैंडेट ऑफ इराक़ है, अब इराक़ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश करेगा। इसके बाद फ़लस्तीन आता है, ठीक है। तो फ़लस्तीन उस वक़्त ब्रिटिश के पास चला गया था। तकरीबन हज़ारों सालों के बाद फ़लस्तीन जो था ये मुसलमानों के पास था और फिर ये ब्रिटिश के पास चला गया। उसके बाद फ़लस्तीन में से जूस की नई स्टेट इसराइल बनाई गई और फ़लस्तीनी अब के अब वैसे के वैसे ही हैं, स्टेटलेस। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। इसके अलावा फ़्रेंच को सीरिया दिया गया और लेबनान दिया गया कि ये अब फ्रेंच मैंडेट था सीरिया पर और लेबनान पर, कि लेबनान की और सीरिया की सारी एडमिनिस्ट्रेशन अब फ्रेंच कंट्रोल करेगा। तो ये थे बेसिकली मैंडेट्स के ये इलाके, ये जो कॉलोनीज़ थी ये ब्रिटिश के पास और फ्रांस के पास चली गई। इसके बाद इसमें एक चीज़ थी किंगडम ऑफ हिजाज़ के जो आपका सऊदी अरेबिया है, तो इसको एरिया दिया गया 260,000 किलोमीटर स्क्वायर और इसकी जो पॉपुलेशन थी उस वक़्त, ये इस वक्त के सऊदी अरेबिया की बात हो रही है, उस वक्त इसकी पॉपुलेशन थी 750,000, ठीक है। तो मक्का की उस वक्त पॉपुलेशन थी 80,000 और मदीना की पॉपुलेशन थी 40,000। तो उस वक्त जब ओटोमन अम्पायर की डिसइंटीग्रेशन हुई, उसकी टेरिटरीज़ अलग कर दी गई, तो किंगडम ऑफ हिजाज़ कायम किया गया, ठीक है। तो जिसका टोटल रकबा ये था 260,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली उस वक़्त और बाद में उसमें रेवोल्यूशंस आए और बाद में उसे जो सऊद फैमिली थी उसने रन किया और उसे सऊदी अरेबिया कह दिया गया। तो ये मैंडेट्स थे और किंगडम ऑफ हिजाज़ था। इसके बाद आता है फेट ऑफ टेरिटरी। तो बेसिकली ये मेन चीज़ें थी जो ट्रीटी ऑफ सर्व में शामिल थी, जिसमें फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन मैंने आपको बताया कि ओटोमन अम्पायर का जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम था वो सारा का सारा लाइज़ ने अपने कंट्रोल में रखा। मिलिट्री रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि आप देख सकते हैं कि 50,000 बंदों से किसने क्या मिलिट्री पावर रह जाती है, कुछ भी नहीं रह जाती। ना एयरफोर्स है, लिमिटेड नेवी है और सिर्फ 50,700 आपके पास मिलिट्री वाले हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रायल किया गया, इल्ज़ामात लगाए गए, या खुद ओटोमन अम्पायर तो इसको डिनाई करता था, लेकिन इंटरनेशनली ये रिकगनाइज़ किया जाता है कि जेनोसाइड हुआ था। इसके अलावा फॉरेन जोन्स, मसलन फ्रेंच इटली ने टर्की के अंदर अक्सर इलाकों पर अपना इन्फ्लुएंस कायम किया, मैंडेट्स बना दिए गए, किंगडम ऑफ हिजाज़ बन गया। तो आप देख सकते हैं कि इसकी फेट क्या हुई होगी। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि टर्म्स वार हार्शर दैन वर्साइल, कि इस ट्रीटी ऑफ सर्व की जो टर्म्स थी ये हार्शर थी दैन वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जर्मनी के लिए थी और जर्मनी पर काफ़ी ज़्यादा उस पर रिपारेशन लगाई गई थी, लेकिन कहा जाता है कि इस ट्रीटी की टर्म्स इससे भी ज़्यादा हार्श थी। मसलन इसको वर्साइल को बहुत ज़्यादा हार्श कहा जाता है कि ये जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा हार्श थी, जबकि ट्रीटी ऑफ सर्व इससे भी ज़्यादा थी। इसके अलावा क्या हुआ कि तुर्की में ग्रैंड नेशनल असम्बली कायम कर दी गई अप्रैल 1920 में अंडर मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल बेसिकली तुर्की के पहले प्रेसिडेंट थे और इन्हीं की काविशों से बेसिकली तुर्की आज़ाद हुआ और उसकी सेकुलर बना, उसकी जो हुकूमत थी, गवर्नमेंट थी, वो जो आगे बढ़ी। तो इसने बेसिकली फाइट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ तुर्की ये लड़ी थी कमाल अतातुर्क ने। और 1923 में बेसिकली ये ट्रीटी जो सर्व थी ये ख़त्म हुई और इसकी जगह एक नई ट्रीटी ऑफ लोज़ेने वाज साइंड, ठीक है। तो इस ट्रीटी के साइन होने के बाद बाकायदा तौर पर तुर्की ने जितनी भी
उस वक्त जो ओटोमन अम्पायर था, जितनी भी इराक़ था, सीरिया, लिबनान, ये सारे इलाके लीगली तौर पर एक्सेप्ट कर लिए कि ये अब हमारे नहीं हैं। आपका जो तुर्की है, सिर्फ़ और सिर्फ इसके बॉर्डर्स बनाए गए, सिर्फ़ और सिर्फ इसी की जो सॉवरेनिटी थी वो एक्सेप्ट की गई। बाकी सारे जो थे वो मैंडेट्स के तौर पर ब्रिटिश को, फ्रेंच को दे दिए गए। ठीक है, तो बेसिकली फेट ऑफ ट्रीटी अगर हम शॉर्ट टर्म में मुख्तसर लफ्ज़ों में बताऊं तो बेसिकली इस ट्रीटी पर पूरा अमल तो नहीं हुआ, लेकिन जो मेन मकसद था ओटोमन अम्पायर को डिसइंटीग्रेट करने का वो पूरा हो गया। तो ओटोमन अम्पायर अपनी असली हालत में नहीं रहा, डिसइंटीग्रेशन हो गई, अक्सर इलाके चले गए, तो पीछे सिर्फ आपका तुर्की बचा, जबकि इराक़, लेबनान, सीरिया ये सारे अलग हो गए। सऊदी अरेबिया भी, फ़लस्तीन भी, फ़लस्तीन ब्रिटिश के पास चला गया। तो इसकी जगह एक नई ट्रीटी साइन की गई, जैसे मैंने पहले बताया, ट्रीटी ऑफ लौज़ेने। तो इसके बाद तुर्की बाकायदा तौर पर इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पहले प्रेसिडेंट बने, सेकुलर थे, और इस तरह ये सिस्टम आगे बढ़ा। तो ये थी बेसिकली ट्रीटी ऑफ सर्व्स। उम्मीद है कि आपको किसी ना किसी हद तक इसके बारे में पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।